हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रति हियर। तो गाइज आज मैं इनफैक्ट काफ़ी लंबे समय बाद आप सबके बीच फिर से उपस्थित हुई हूँ और किताबों से जुड़ा एक नया वीडियो लाई हूँ और होपफुली आप लोगों को जो जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में बताऊँगी कुछ रोचक लगेगी, दिलचस्प लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी। तो आज का वीडियो भी मैं हिंदी में ही बना रही हूँ, आम बोलचाल की भाषा में ही हम बात करेंगे। और आज मैं आपको 5 ऐसी क्लासिक बुक्स के रिकमेंडेशंस देने वाली हूँ जिनके हिंदी अनुवाद अमेज़ॉन पर उपलब्ध हैं। तो अगर आपका अंग्रेज़ी में हाथ तंग है और लेकिन आप अंग्रेज़ी में लिखी क्लासिक बुक्स, क्लासिक लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सी ऐसी किताबों के हिंदी अनुवाद अमेज़ॉन पर आज के समय में उपलब्ध हैं। तो मैंने ऐसी 5 ऐसी टॉप 5 क्लासिक्स की लिस्ट बनाई है जिनके हिंदी अनुवाद आप अमेज़ॉन पर आराम से पढ़ सकते हैं। और इनके जो हिंदी संस्करण इन किताबों के, मैं सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दूंगी। तो इस लिस्ट को क्यूरेट करने में मैंने जो इंग्लिश ऑथर्स हैं, यानी कि जो बाहर के देशों के इंग्लिश ऑथर्स हैं, उनको भी लिया है और इंडियन इंग्लिश ऑथर्स को भी मैंने इस लिस्ट में लिया है। लेकिन हाँ, ये सभी ऐसे वर्क्स हैं जो कि ओरिजिनली क्लासिक्स अंग्रेजी भाषा में लिखी गई हैं, अंग्रेजी साहित्य की कृति है, लेकिन इनके हिंदी अनुवाद, इनके हिंदी संस्करण अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहली क्लासिक किताब जो मेरी लिस्ट में है वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन। प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन का हिंदी संस्करण अमेज़ॉन पर उपलब्ध है और मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा देती हूँ। अब इसकी रेटिंग जो है, इसके हिंदी संस्करण की रेटिंग 3.3 है। तो 3 स्टार से ऊपर है रेटिंग 5 स्टार से। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ठीक ठाक रेटिंग है, बहुत अच्छी तो नहीं है, ठीक ठाक है। लेकिन तो अगर आप इस किताब को हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको कहानी तो समझ में आ ही जाएगी। और प्राइड एंड प्रेजुडिस की कहानी की बात करें तो ये एक प्रकार की कल्ट क्लासिक है। बहुत शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने अंग्रेजी साहित्य पढ़ा होगा या फिर इंग्लिश लिटरेचर में BA किया होगा और उसे प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में मालूम नहीं। भारत की यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी अंग्रेजी साहित्य के कोर्सेज होते हैं, सब में प्राइड एंड प्रेजुडिस की जो किताब है वो कोर्सेज में लगी होती है, फर्स्ट ईयर में लगी होती है मेरे ख्याल से। तो ये कितनी रोचक किताब है। हालांकि इस किताब की जो पृष्ठभूमि है ये जेन ऑस्टिन ने लिखी है, जो कि एक इंग्लिश ऑथर थी और इंग्लैंड की पृष्ठभूमि है इस किताब की। तो 1813 में ये किताब पब्लिश की गई थी। तो ये प्री विक्टोरियन एरा में ये किताब जो है वो लोकेटेड है, यानी एक ऐसे समय में इंग्लिश सोसाइटी के एक ऐसे दौर में जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो शुरू तो हो गया था, लेकिन अभी उसने अपने पांव पूरी तरह से पसारे नहीं थे, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बस शुरुआत भर थी। तो आपको एक प्रकार की वो फ्यूडल एग्रीकल्चरल सोसाइटी देखने को मिलती है, जहाँ पे बड़े बड़े ज़मींदार टाइप के लोग, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े आलीशान स्टेट्स पर बंगलौज में रहते हैं और वहाँ की एक रूरल आपको लाइफस्टाइल की झलक मिलती है। और ये भी देखने को मिलता है जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस में किस प्रकार से जो सामाजिक विषमताएं थीं उस समय के इंग्लैंड में वो कितनी अधिक थी, कितनी ज़्यादा थी। यानी लोगों में क्लास कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा थी कि इसके ऊपर एरिस्टोक्रेटिक है लोग हैं, फिर उसके नीचे लैंडेड जेंट्री, यानी लोगों में क्लास कॉन्शियसनेस को लेकर बहुत ज़्यादा लोग अपनी क्लास को लेकर कॉन्शियस थे कि मैं किस सोशल क्लास में बिलोंग करता हूँ। और हर सोशल क्लास जब दूसरी सोशल क्लास से इंटरेक्ट करता है, चाहे अपने से ऊपर या नीचे हो, तो उसको लेकर भी कुछ काफ़ी रूल्स होते थे। तो खैर ये तो रही इसकी पृष्ठभूमि की बात। लेकिन प्राइड एंड प्रेजुडिस प्राइमरली एक लव स्टोरी है, एक प्रेम कहानी है और इस कहानी की नायिका है एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी जो नायक है, उनके बीच की प्रेम कहानी है कि किस प्रकार से दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ते हैं। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात यह है कि बुक के आखिर में आपको पता चलता है कि प्रेम में तो दोनों पड़ जाते हैं, लेकिन उससे शादी करने का मन एलिजाबेथ बेनेट मिस्टर डार्सी से तभी बनाती है जब वो देख लेती है कि इसके पास अच्छी खासी ज़मीन जायदाद है और उसकी फैमिली में एक स्टेट होती है। तो जब वो मिस्टर डार्सी की प्रॉपर्टी की ठीक से जांच परख कर लेती है कि हाँ इसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, तब वो उससे शादी करने का डिसीजन लेती है। तो जो लोग बहुत ही एक क्या कहते हैं जिसको पैशनेट लव या रूहानी लव में बिलीव करते हैं, तो ये कहानी थोड़ी सी सुपरफिशियल लग सकती है, लेकिन बहुत ही रोचक कहानी है और इसमें रोमांस और प्रैक्टिकलिटी का बहुत अच्छा मर्जर है। और जो एलिजाबेथ बेनेट की मदर हैं, उनकी 5 बेटियां हैं और वो हमेशा सिर्फ अपनी बेटियों की, शुरुआत से लेकर अंत तक आप देखेंगे नॉवेल में, अपनी बेटियों की शादी की चिंता करती रहती हैं और अपनी बेटियों के लिए योग्य वर तलाशती रहती हैं। और कहीं ना कहीं वो लोग पार्टीज़ में जाकर इस प्रकार से कोशिश करते हैं कि वहाँ पे उनको अपनी बेटियों के लिए कोई इस प्रकार का लड़का मिले
जो कि देखने में भी अच्छा हो और पैसे वाला हो, जिससे उनकी लड़कियों की शादी हो सके। तो ये सुनने में बहुत फ़नी लगता है, बहुत ड्रामेटिक भी लगता है, फिल्मी भी लगता है, बल्कि काफ़ी फिल्मी और बॉलीवुड स्टाइल है। और जो हमारी खुद की भारतीय समाज में, हालांकि अब तो ये थोड़ा काफ़ी चेंज हो चुका है, पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है, लेकिन जो अरेंज मैरिज सिस्टम है और जो ऑब्सेशन है कि लड़कियों के लिए योग्य वर तलाशना है, वो आपको उसमें और इस नॉवल में बहुत पैरेलल्स मिलेंगे। तो आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत रिलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हालांकि ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा, इसमें बहुत इंट्रिकेसीज हैं, जो हिस्टोरिकल बैकड्रॉप है प्री विक्टोरियन इरा का, उस समय नेपोलियन वॉर्स भी चल रहे थे, जिनका आपको इस किताब में कोई जानकारी नहीं पड़ती, क्योंकि जो एरिस्टोक्रेट्स है वो इतनी पीसफुल लाइफ जी रहे हैं कि उस समय एक युद्ध हो रहा है, लेकिन आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो खैर, इसका अपना एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन अगर आप इसको एक लिटरेचर स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़े, एक आम रीडर की तरह पढ़े, तो भी ये नॉवेल आपको बहुत दिलचस्प लगेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, भारतीय कॉन्टेक्स्ट में आप बहुत सी बातें इस नॉवल से रिलेट कर सकते हो। तो ये मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसका हिंदी संस्करण अमेजॉन से पढ़े, अगर आपने अभी तक ये किताब नहीं पढ़ी है, प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। दूसरी किताब जो मैं आपको क्लासिक बुक रेकमेंड करूंगी, और ये भी मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है, वो है द ग्रेट गैट्सबी बाय एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड। तो ये भी एक क्लासिक है। एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड अमेरिकन राइटर, अमेरिकन ऑथर हैं, और द ग्रेट गैट्सबी जो है उसकी पृष्ठभूमि अमेरिका है, अर्बन अमेरिका है, यानी जो अमेरिका के संपन्न अमेरिका है, जो अमेरिका के बड़े बड़े संपन्न शहर होते हैं। और ये भी एक बहुत रोचक कहानी है। इस कहानी का जो नायक है, मैं आपको कहानी की पूरा प्लॉट नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर तो वो पूरा गिव अवे हो जाएगा, लेकिन संक्षिप्त में ये है कि जो कहानी का एक नायक है वो एक बहुत ही रईस आदमी है, एक बहुत ही अमीर आदमी है, जो कि बेइंतहा सक्सेसफुल है, और उसके पास दुनिया भर की दौलत है, सारे ऐशो आराम है, और एक बहुत ही अमेरिका की अप मार्केट लोकेलिटी में एक बहुत ही पॉश, जिसको हम कह सकते हैं बंगले में, महल जैसे घर में रहता है, और वहाँ पे हर रात वो पार्टियां करता है, इतनी आलीशान पार्टियां करता है। तो उसका एक पड़ोसी है जो कि उसका लाइफस्टाइल देखता है और बहुत इंट्रीग होता है उसको देखकर, और उस पड़ोसी को भी एक दिन उस पार्टी में इनवाइट किया जाता है। तो उसके पड़ोसी के फर्स्ट पर्सन नैरेटिव से ये किताब है जो लिखी गई है, लेकिन अंत में आपको पता चलता है कि एक बहुत ही अजीब सी बात है, जो कि पूरे नॉवल में आप देखते हो कि वो रईस आदमी खुद ही बड़ी बड़ी पार्टीज ऑर्गेनाइज कराता है, लेकिन वो खुद हमेशा बहुत डिटैच रहता है, यानी कि उसके पास इतना रुपया पैसा है, लेकिन वो किसी ऐसी चीज़ की तलाश कर रहा है जो उसके पास नहीं है। और आपको फिर पता चलता है धीरे धीरे वो तलाश है प्रेम की, उसका जो लव ऑफ लाइफ थी, उसकी पहले जो गर्लफ्रेंड थी डेजी। और ये पूरी कवायद इसलिए है ताकि डेजी को ढूंढा जाए, और किसी ना किसी दिन उस पार्टी में डेजी आए, इसलिए वो शहर भर के लोगों को बुलाता है, इतने पैसे खर्च करता है और इस प्रकार की पार्टियां करता है। तो बहुत ही फिलोसफिकल मैसेज भी है इस किताब में कि इतने रुपए पैसे के बाद भी जो इंसान है उसके पास अगर मानसिक शांति नहीं है तो उस रुपए पैसे की कोई कीमत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और एक बहुत ही रूहानी लव स्टोरी, हम कह सकते हैं मेटाफिजिकल लव स्टोरी है कि इतना सक्सेसफुल, इतना अमीर होने के बाद भी वो व्यक्ति सिर्फ इसी बात की तलाश करता है कि उसे अपनी प्रेमिका को वो एक नज़र भर देख पाए और किसी दिन उस पार्टी में आ पाए। तो ये भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। और जैसा कि मैंने कहा, ये सभी बहुत जो क्लासिक्स हैं वो बहुत एक तो बहुत इस प्रकार की होती हैं कि इनकी स्टोरीज एवरग्रीन होती हैं, यानी आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे आप इन स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं, अपने लोकल कल्चर से, अपनी लाइफ से, जीवन से कुछ ना कुछ इसे जोड़ सकते हैं। तो द ग्रेट गैट्सबी भी इस प्रकार की ही बुक है, और इसका हिंदी संस्करण आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तीसरी किताब जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी क्लासिक, वो है मेरे फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स रस्किन बॉन्ड की पहली किताब द रूम ऑन द रूफ। द रूम ऑन द रूफ का मैं अलग से भी रिव्यू कर चुकी हूँ, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी, मैं आपको इसके लिंक्स दे दूंगी। तो द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड की पहली किताब है। रस्किन बॉन्ड इंडियन इंग्लिश राइटर है और बहुत फेमस है, हालांकि चिल्ड्रंस राइटर के तौर पर ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन सभी एज ग्रुप्स के लोगों के लिए किताबें लिखते हैं। और जहाँ तक फिक्शन की बात है तो बहुत ही वेल नोन वर्ल्ड फेमस राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड की पहली किताब है जिसमें एलिमेंट्स ऑफ उनके ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, उनके खुद के जीवन की झांकियां हैं। 17 साल के थे मात्र रस्किन बॉन्ड जब उन्होंने द रूम ऑन द रूफ लिखी थी। द रूम ऑन द रूफ में हमारी सबसे पहली बार मुलाकात रस्टी से होती है, यानी कि एक बच्चे का किरदार है, और जो रस्टी के एडवेंचर्स हैं कि किस प्रकार से जो एक एंग्लो इंडियन बच्चा है किस प्रकार से देहरा में रस्टी रहता है और वहाँ के भारतीय बच्चों से वो मिलता है, और फिर किस प्रकार से रस्टी के जीवन में क्या क्या घटित होता है, क्या क्या एडवेंचर्स हैं, किस प्रकार से रस्टी का एक दोस्त बनता है, और उसके घर में उसको एक कमरा रेंट पर दे दिया जाता है जो कि द रूम ऑन द रूफ है। तो जो रस्टी का किरदार है जो रस्किन बॉन्ड की खुद की लाइफ पर बेस्ड है, ये आपको रस्किन बॉन्ड के सभी नॉवेल्स में, सभी कहानियों में बार बार दिखता है, लेकिन द रूम ऑन द
रूफ जो है वो रस्टी के किरदार का ओरिजिन है। यहाँ पे पहली बार रस्टी का किरदार डेवलप किया गया कि किस प्रकार रस्टी जो है वो इंडियन कल्चर के प्रति इतना आकर्षित है, और रस्टी दिखता हालांकि एंग्लो इंडियन है, लेकिन वो भारतीय अपने आप को महसूस करता है दिल से, पूरा का पूरा भारतीय है, और इसलिए वो अपने इंग्लिश गार्डियंस के घर से भाग जाते हैं। तो काफ़ी ड्रामेटिक और इंटरेस्टिंग बुक है, और एक रस्टी का एक प्रकार से बिल्डिंग्स रोमान है ये। तो ये किताब भी, इसका हिंदी संस्करण आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आपने रस्किन बॉन्ड को कभी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि इस किताब से आप शुरुआत करिए। चौथी किताब जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी वो है द अल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो। द अल्केमिस्ट अब हालांकि यूँ तो कन्वेंशनल क्लासिक्स की लिस्ट में नहीं आती, इसको बेस्ट सेलिंग राइटिंग्स की लिस्ट में ज़्यादा माना जाता है, लेकिन चूंकि इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी है पॉलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट, इसका इतनी अधिक विश्व की भाषाओं में अनुवाद हो चुका है कि मैं इसको एक कल्ट क्लासिक ही मानती हूँ, इसलिए मैंने अल्केमिस्ट को अपनी लिस्ट में शामिल किया है। तो द अल्केमिस्ट का हिंदी अनुवाद भी अमेजॉन पर उपलब्ध है, आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। अल्केमिस्ट की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन संक्षिप्त में जो अल्केमिस्ट का कंसेप्ट है वो ये है कि एक शेपर्ड बॉय है, एक चरवाहा है जिसका नाम है सांतियागो, और सांतियागो एक गरीब चरवाहा है जो कि भेड़े बकरियां चरा के अपना गुजर बसर करता है। तो इस सांतियागो की कहानी है कि किस प्रकार सांतियागो अपनी गरीबी से दुखी होकर एक दिन अपनी सिर्फ एक सपने के आधार पर, उसको एक सपना आता है कि उसे कहीं कोई खजाना गड़ा मिलेगा, तो अपनी जो शीप होती है, उसकी जो फ्लीट ऑफ शीप होती है, सांतियागो अपनी शीप को बेचकर सिर्फ एक सपने के आधार पर एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ता है जिसका अदृश्य यात्रा जिसे कह सकते हैं, जिसका न उसे ओर पता है न छोर पता है। तो किस किस प्रकार के पड़ावों से गुजरता है और अंत में किस किस प्रकार से उसकी किस्मत के दरवाजे उसके सामने खुलते हैं, यही है द अल्केमिस्ट की स्टोरी। तो पॉलो कोएल्हो की अल्केमिस्ट का सार यही है कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में अगर कई चीज़ें जैसे हम कहते हैं कि अदृश्य शक्तियों के ऊपर छोड़ देते हैं, और ना सिर्फ छोड़ देते हैं बल्कि जो किस्मत आपको सिग्नल्स दे रही है, साइंस दे रही है, उन साइंस को अगर आप डिसाइफर कर पाएँ, उन चिन्हों को अगर आप पढ़ पाएँ, तो आप अपनी किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं, बना सकते हैं। तो काफ़ी स्पिरिचुअल सा कॉन्सेप्ट है, मेटाफिजिकल सा। तो ये किताब मुझे लगता है हिंदी में और भी अच्छी लगेगी, तो पॉलो कोएल्हो की अल्केमिस्ट भी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। आखिरी किताब मेरी लिस्ट में जो मैं आपको क्लासिक बुक रेकमेंड करूंगी वो है ओलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस भी बहुत ही वर्ल्ड फेमस इंग्लिश राइटर हैं, और शायद इनकी हर बुक एक क्लासिक है। शायद ही कोई होगा जिसने चार्ल्स डिकेंस का नाम नहीं सुना होगा। चार्ल्स डिकेंस के बारे में एक खासियत है कि इनकी जो कहानियों के जो किरदार होते हैं, जो पात्र होते हैं, वो इंग्लिश सोसाइटी, जो इंग्लैंड की उस समय की सोसाइटी थी, उसमें जो हाशिए का जीवन जीते हैं लोग, यानी कि जो वहाँ के गरीब लोग होते हैं या जो वर्किंग क्लास लोग होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो कि फ्रिंजेस ऑफ सोसाइटी पर है, उनके जीवन पर केंद्रित होती हैं। तो जिस समय इनकी कहानियाँ पब्लिश हुई थी, उस समय की सोसाइटी के हिसाब से इनकी बहुत सी कहानियाँ स्कैंडलस भी मानी जाती थी, लेकिन अब जैसे कि मैंने कहा कि ये एक बहुत ही बड़े क्लासिक ऑथर हैं, और भारत में इनकी कहानियों को, इनके नॉवेल्स को बहुत ही चाव से पढ़ा जाता है। तो ओलिवर ट्विस्ट का ये एक प्रकार का ट्रांसलेशन है, और एक छोटा सा संस्करण हिंदी अनुवाद है ओलिवर ट्विस्ट का, जिसकी रेटिंग्स भी बहुत अच्छी हैं। चार्ल्स डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट की कहानी यही है बहुत संक्षिप्त में कि एक अनाथ बच्चा है ओलिवर, और उसकी पूरी कहानी है, उसके जीवन की गाथा है कि किस प्रकार से एक अनाथालय से उसके जीवन की शुरुआत होती है, और जहाँ पर उसे बहुत सी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, और उसको लगता है कि चूंकि वो अनाथ है, उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, तो इस बात का बहुत कॉन्शियस है, तमाम तरीके की यातनाएं झेल के आखिरकार वो भाग के लंदन चला जाता है। तो लंदन में किस प्रकार से जो पेटी क्रिमिनल्स होते हैं, यानी छोटे मोटे क्राइम करने वाले लोग होते हैं, और छोटे मोटे अंडरवर्ल्ड के जो छोटे मोटे पेटी क्रिमिनल्स होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आता है, किस प्रकार से वो क्राइम की दुनिया में भी प्रवेश करता है, वो सब दिखाया गया। और फिर अंततः बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में उसे पता चलता है कि किसी बहुत ही रईस आदमी का जो है वो बेटा है किसी प्रकार से, और फिर उसको उसका आधा फॉर्च्यून मिल जाता है, और अंत में हैप्पीली एवर आफ्टर में देखने को मिलता है। तो काफ़ी फिल्मी कहानी है, बहुत ही बॉलीवुड स्टाइल है, तो हिंदी में पढ़ के आपको मज़ा आएगा। और काफ़ी मार्मिक भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, एक अनाथ बच्चे की कहानी है, और उस समय के हिसाब से काफ़ी स्कैंडलस मानी गई थी, क्योंकि एक इस प्रकार की लाइफ दिखाना कि कोई छोटे छोटे क्राइम्स कर रहे हैं, इस प्रकार का जो सब्जेक्ट मैटर है, कंटेंट है, वो हालांकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल माना जाता है, लेकिन इसमें जो अनाथ बच्चे हैं या फिर जो होमलेस लोग होते हैं, उनके जीवन की रियलिटी, वास्तविकता दिखाने की कोशिश की गई है। तो ओलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकेंस आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अगर आपके कुछ सजेशंस है कि किस प्रकार के बुक वीडियोज़ आप हिंदी में सुनना चाहते हैं, तो आप अपने सजेशंस शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।